Am I audible? Yes, sir. Okay, beta. So, welcome to our class of Basic Electrical and Electronics Engineering. We are covering the unit number 4, which is the static and rotating machine. In yesterday class, in last class, we have covered the rotating machine, that is the DC machine. डीसी मशीन का पार्ट हमने लास्ट क्लास में कवर किया था और उसमें हमने उसकी वर्किंग समझी थी, उसका थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल समझा था। इस पार्ट को हमने कवर कर लिया है। आज की क्लास में हमें डीसी मशीन का एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपके फर्स्ट ईयर के लेवल पे आपके अंडरस्टैंड डेवलप होनी चाहिए उस पार्ट पे, उस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज द बैक ईएमएफ, concept of back EMF in DC motor. So let me write that one, that heading, and then I will explain the concept. The heading is concept of back EMF in DC motor. जितना हमने वर्किंग कल बताई थी वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बैक ईएमएफ को बताने के लिए मैं एक छोटा सा एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आई थिंक इट विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो को देखते हैं और इससे थोड़ा सा जब हमने मशीन पढ़ी थी उसकी वर्किंग भी क्लियर होगी, आपका रिवीजन भी होगा और बैक ईएमएफ का कंसेप्ट भी दिमाग में आएगा। अभी कोई बता सकता है कि जो ये जो पार्ट है जहाँ पे अभी एरो आ रहा है, इस पार्ट का नाम क्या दिया था हमने? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट ऑफ डीसी मोटर? Commutator. 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 And what is the name of this part? Brush. Brushes. Brushes. Very good. ये जो lines हैं, basically these lines are the flux lines. Flux lines are coming outward from the N type uh, material, N type magnetic material, and it is moving inside. It is going inside the S type of the material. तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करी थी उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो किया गया। ये कम्यूटेटर पार्ट है विच इज फिक्स पार्ट एंड दिस दीज टू आर द ब्रशेज विद द हेल्प ऑफ दीज ब्रशेज। अब ये जो वाइंडिंग है जिसको हम कंडक्टर का नाम देते हैं, उस कंडक्टर को यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है। बेसिकली ये वर्किंग प्रिंसिपल बताने के लिए ऐसे दिया गया, अदरवाइज इन रियल जो हमने आर्मेचर वाला पार्ट देखा था उसके थ्रू यहाँ पर वाइंडिंग्स को प्रोवाइड किया गया था। अब ये जो रेड एरो जो बना हुआ है और जो ये रेड एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई किया। अगर आप अप्लाई करें तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड दिस ब्लू कलर इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट बिकॉज द दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इट इज मेंशनड हियर दैट पॉजिटिव current is coming outward from the positive of the battery because the motor is DC। तो सोर्स भी डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहाँ पर आया, ब्रशेस के थ्रू होते हुए कम्यूटेटर के थ्रू यहाँ पर आया और यहाँ से इन बाइंडिंग तक पहुँचा। तो अपने कंडक्टर या आर्मेचर कंडक्टर का नाम दिया। नाउ दिस ब्लू कलर इज शोइंग द फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट एंड करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, moving incoming from this side and outcoming from this side. Now it is collected here at the commutator, then through the brushes, and it is completing its path एट दिस टर्मिनल ऑफ नेगेटिव। तो एक क्लोज लूप पाथ बन गया जिससे बैटरी के पॉजिटिव से करंट आउटवर्ड गया और मूव करके नेगेटिव से अंदर आ गया। अब यहाँ पर जो फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है, एन टू एस है। आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है जो मोटर के वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए बताया जाता है। आप कहीं पर ही पढ़ोगे, वरना करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन ए फोर्स एक्ट ऑन द कंडक्टर और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
तो अगर आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो फर्स्ट फिंगर है, अगर आप फर्स्ट फिंगर को इस डायरेक्शन में रखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन जो आपकी मिडिल फिंगर शो करती है, अगर आप उसको इनसाइड लेकर के जाएं, तो जो फोर्स इस साइड पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो डाउनवर्ड फोर्स होगा, और जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा वो अपवर्ड फोर्स अप्लाई होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फोर्स डाउनवर्ड और एक तरफ फोर्स अपवर्ड, देन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी यहाँ पे बता रहे हैं किस तरह से वाइंडिंग का अरेंजमेंट किया था। अभी हमने सिंपल एक वाइंडिंग ली थी, अब हम कई सारी वाइंडिंग्स को इसमें कनेक्ट करते जाएंगे और वो सारी वाइंडिंग फाइनली ला करके आर्मेचर के स्लॉट्स में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जैसा कि हमने कल देखा था। देखिएगा, दिस इज द रियल अरेंजमेंट एंड इवन दिस इज ऑल्सो नॉट रियल अरेंजमेंट। इसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, आर्मेचर में इनको प्रॉपरली फिट करते हैं। ये जो हमने कल बताया था, these are the armature slots and these windings are fitted in these armature slots। अभी कुछ मैकेनिकल अरेंजमेंट जो प्रोवाइड किया था स्प्रिंग वगैरह, उसके बारे में शो किया, क्योंकि जब वाइब्रेशन को बियर करने के लिए हमें कुछ अरेंजमेंट देना पड़ेगा, जैसे कि ब्रशेस जो हैं वो अपने अपनी पोजीशन पे स्टेबल रहें, और जो भी वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन जो मशीन के रोटेशन के टाइम आ रहे हैं, उनको जो फिक्स पार्ट है, जो रोटेटिंग और फिक्स पार्ट के बीच का मीडियम है, जो ब्रशेस हैं, वो उन वाइब्रेशंस को बियर कर पाए। तो यहाँ पे स्प्रिंग अरेंजमेंट इन्होंने प्रोवाइड किया है। ये तो वो बात हो गई जो हमने कल तक डिस्कस किया था। अब इसको यहाँ पर जो कंसेप्ट हमें आज बताना है बैक ईएमएफ का, उस कंसेप्ट को बताने के लिए एक छोटा सा डायग्राम मेरे पास यहाँ पर है। और इस डायग्राम में, लेट मी द साइज ऑफ डायग्राम, ये डायग्राम एकदम बेसिक प्रिंसिपल के पार्ट पर लिया गया। और इस डायग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज ए मैग्नेटिक अरेंजमेंट। मतलब कोई भी प्रिंसिपल जो जो मोटर जिन प्रिंसिपल पे वर्क कर रही, बेसिकली फिजिक्स में वो हम पहले पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक प्रिंसिपल के पार्ट पर होता है, फिर उसको अप्लाई किया जाता है इंजीनियरिंग के पार्ट पे। यही जो डिफरेंस है फिजिक्स और इंजीनियरिंग में, कि फिजिक्स में आपने बहुत सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ा होगा, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स विल एक्ट ऑन द कंडक्टर, ये फिजिक्स में हमने पढ़ा। लेकिन इसको हमने फिर अप्लाई किया, इसको हमने अप्लाई कहाँ पर किया, देन वी अप्लाइड इन द केस ऑफ द मोटर। उसी तरह से आपने कुछ और भी लॉस पढ़े होंगे जिनको आप मैकेनिकल में अप्लाई करोगे। तो अभी ये जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें ये जो पार्ट है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सिंपल ले लिया, ये एक बैटरी जिससे करंट का फ्लो होगा, और इस बैटरी से जो करंट आएगा वो यहाँ पर आकर के ब्रेसेस के थ्रू, ये दीज रेड आर द ब्रेसेस, एंड कम्यूटेटर के थ्रू, यहाँ कम्यूटेटर से होते हुए फिर इन वाइंडिंग में फ्लो करेंगे और करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पर जो है इन्होंने डायरेक्शन, यहाँ पे जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है जो पहले वहाँ पर भी शो किया गया था ब्लू कलर से, करंट इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर इन दिस डायरेक्शन। ग्रीन कलर से करंट यहाँ पर आया और आकर के यहाँ पर चला गया। अब जब ये कंडक्टर यहाँ पे रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि मोटर में जनरेटर का प्रिंसिपल भी आ जाएगा। तो मैं इसका डायग्राम खुद से ड्रॉ करता हूँ और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ओके, लेट मी टेक दिस कलर, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। अब मैंने यहाँ पर सिंपल एक मैग्नेट लिया, आई हैव टेकन दिस मैग्नेट, दिस इज एन पोल and here we are having the S pole, S pole, ठीक है।
और इस कंडक्टर के पास यहाँ पर एक रखी हुई है आपको, सॉरी, इस मैग्नेटिक फील्ड के इन साइड में हमने यहाँ पर एक कंडक्टर अरेंजमेंट रख दिया, सिंपल अरेंजमेंट। एक कंडक्टर ले लिया, ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स तो बाद में अप्लाई हो ही जाएगा। तो ये कंडक्टर है। अब हमने इसको ला करके यहाँ पर एक अरेंजमेंट लिया, कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट। यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट है, यहाँ पे ब्रशेस लगे हुए हैं, और उस कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट की हेल्प से, let me change the color of commutator and brushes. These are the commutators, commutator segment, and these two are the brushes, commutator and brush arrangement. With the help of these commutator and brush arrangement, what we did, we have connected a battery. यहाँ पर एक बैटरी को ला करके कनेक्ट कर दिया। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। करंट इज कमिंग इनवर्ट फ्रॉम दिस साइड, देन इट इज मूविंग in this direction, it is moving in this direction, and what is happening due to this flow of this current, the we can say this current carrying conductor is now placed in the magnetic field produced by the magnet, and it will start rotating. This is the basic principle जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। इस डायरेक्शन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब डायरेक्शन जब हमने देखा था तो वो डायरेक्शन कैसे था, यहाँ पर एक डायरेक्शन आपको डाउनवर्ड मिल रहा था फोर्स का, और एक डायरेक्शन यहाँ पर जो मिल रहा था वो अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स का मिल रहा था। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। लेकिन अभी जब हमने इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया तो क्या खास बात क्या निकल करके आती है कि जो ये फोर्स आपको यहाँ पर मिला, जब यहाँ पे फोर्स मिला तो कहता है जब तक कंडक्टर स्टेशनरी है, कंडक्टर रोटेट नहीं कर रहा है, तब तक तो बात ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने करंट को यहाँ पर इनपुट किया, करंट यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हुआ, करंट के फ्लो होते ही यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ, और फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये जो कंडक्टर है ये कुछ इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही ये कंडक्टर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा तो कहता है कि हमें एक दूसरा प्रिंसिपल भी पता है, whenever there is a relative motion between the conductor and the magnetic field, then an EMF is induced। मतलब फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो क्या कहता है कि अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए कंडक्टर को अगर आप रोटेट करोगे तो उसमें फ्लक्स कट होगा, और फ्लक्स कट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ की डायरेक्शन को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से बताया जाता है, जो कि हमने देखा था यूनिट नंबर 2 जब हमने देखी थी तो वहां पर हमने इस प्रिंसिपल को समझा था। तो आप इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को इस तरह से देखें कि जब तक हमें इस कंडक्टर को रोटेट कराना था हमने इसमें सप्लाई दे दी, बैटरी से सप्लाई दे दी, करंट का फ्लो हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, और करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स acted on the conductor and it started rotating in the anti clockwise direction। ये बात ठीक है। लेकिन जैसे ही इसने रोटेशन स्टार्ट किया देन दूसरा प्रिंसिपल भी अप्लाई हो गया कि रिलेटिव मोशन आ गया। नाउ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, and due to the rotation of the conductor flux will be cut by the conductor। Due to this flux cut by the conductor, there will be the induction of an EMF, there will be a induced EMF, and this induced EMF will be known as the back EMF। ये बात समझ में आई आपको या मैं इसको फिर से बताऊं? क्या आपको ये बात क्लियर है? Yes. ओके। व्हेन, मैं लिख देता हूँ सिंपल वर्ड में, व्हेन वी प्रोवाइड करंट टू द कंडक्टर, देन द conductor rotating start rotating in anti-clockwise direction। ये कौन सा रूल है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करते हुए। अब इसके बाद when the conductor start rotating, then
अब क्या होता है, इट फॉलोज द जनरेटर प्रिंसिपल, जनरेटर प्रिंसिपल। और क्या होता है वो प्रिंसिपल, वेन एवर देयर इज ए relative motion between conductor and magnetic field, then EMF induces because of flux cut। ये प्रिंसिपल मतलब कहने का ये कि मोटर जब तक रुकी हुई तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मोटर ने रोटेट करना स्टार्ट किया, हमें लगा कि हमारा काम पूरा हो गया, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी और मोटर ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन द द मोमेंट व्हेन द मोटर स्टार्टेड रोटेशन, इट्स रोटेशन, देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पर जनरेटर का प्रिंसिपल भी आ गया। क्या क्या जनरेटर प्रिंसिपल आ गया, कहता है कि अब जब कंडक्टर रोटेट करेगा तो रोटेट करने की वजह से वो फ्लक्स कट करेगा, और फ्लक्स कट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो कहाँ जाएगा, तो कहता है वो उस ईएमएफ को, जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हुआ उसी को नाम दे दिया गया बैक ईएमएफ। इसको बैक ईएमएफ का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये ईएमएफ जो है वो अपने सोर्स ईएमएफ को अपोज करता है। अब अगर मैं मोटर की बात करूं, अगर मोटर को मैं डिजाइन करता हूं कैसे ड्रॉ किया जाता है, कहता है अगर इफ दिस इज ए मोटर एंड दीज आर द ब्रशेस connected on the motor, and you are providing a supply DC supply plus minus supply with the help of the supply source, then a current will flow in the armature side. In that case what will happen, the EMF will induce in the back EMF will induce in this armature and in the opposite direction to the voltage। मतलब जो जिस कॉज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये प्रोड्यूस होगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया बैक ईएमएफ। क्योंकि वोल्टेज अगर जो सप्लाई वोल्टेज है वो इस डायरेक्शन में करंट को प्रोवाइड कर रहा है, तो बैक ईएमएफ क्या चाहेगा, इसको अपोज करना चाहेगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट के फ्लो को प्रोवाइड करेगा। तो इसको हम दिस टाइप ऑफ ईएमएफ इज नोन एज द बैक ईएमएफ। और आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम आरएस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इतना डीप में आपको नहीं जाना है, लेकिन बैक ईएमएफ के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख देता हूँ। बैक ईएमएफ फॉर्मूला हो सकता है कि न्यूमेरिकल में आ जाए, कोई न्यूमेरिकल बन जाए इस पे, और या फिर हो सकता है केवल फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाए। सॉरी, एक्सक्यूज मी। बैक ईएमएफ फॉर्मूला EB इज इक्वल टू PN पाई जेड बाई 68। इन सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या क्या होते हैं, जिससे कि आपको पेपर में अगर डेटा दिया होगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज EB? EB इज बेसिकली बैक EMF। What is P? P are the number of poles. Number of poles. N pole, S pole, N pole, S pole. What is N? N is the speed of machine. Speed of motor RPM में. Rotation per minute. What is the flux? Flux is the phi is the what is the phi? Phi is the flux पर पोल। एक पोल में कितना फ्लक्स होगा, यूनिट क्या होगी इसकी, वेबर। व्हाट इज जेड? जेड वैल्यू इज, जेड इज द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। ये डेटा आपको दिया गया होगा। व्हाट इज 60? 60 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मैं लिख चलो फिर भी लिख देता हूँ 60 कांस्टेंट वैल्यू। व्हाट इज ए? ए इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अब ए की वैल्यू क्या होती है, ए इज इक्वल टू 2 फॉर द वेव वाइंडिंग। दो तरह की वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग, ये डेटा आपको दिया गया होगा। एंड ए इज इक्वल टू पी, ए इज इक्वल टू पी फॉर द लैप वाइंडिंग। अगर आप पेपर में कह रहा है कि आपके पास मशीन की वाइंडिंग लैप है, तो आप ए इज इक्वल टू पी कर दोगे, और पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है। कहता है अगर वेव वाइंडिंग है तो ए इज इक्वल टू 2 कर देंगे और ये आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये
एक फार्मूला है जिसको आप दिमाग में रखिएगा कि क्या होता है, और अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में डीप में जाने की आवश्यकता हमारे पार्ट पर नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, एसी मशीन। एसी मशीन, या हम इसको लिख सकते हैं एसी मोटर, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। वैसे मशीन की बात करते हैं तो मशीन में सारी मशीनें आती हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एसी मोटर। एसी मोटर हमारे पास 3 फेज एसी मोटर, और एक हमारे पास है सिंगल फेज एसी मोटर। 3 फेज एसी मोटर हमारे पास जो यूज़ होता है वो कहाँ कहाँ, वो इनके क्या क्या नाम है। एक है आपके पास 3 फेज इंडक्शन मोटर, पूरा नाम लिखना पड़ेगा वरना आप समझ नहीं पाओगे। दिस इज ए न्यू टर्म, 3 फेज इंडक्शन मोटर। एंड द सेकंड वन इज 3 फेज सिंक्रोनस, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। एसी मोटर क्या है, सिंगल फेज एसी मोटर क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर। ये कहाँ पे यूज होती है, सीलिंग फैन मोटर। ये मैंने पहले ही बताया था, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर डोमेस्टिक एप्लीकेशन में होती है, और 3 फेज इंडक्शन मोटर इंडस्ट्री में यूज होती है। सिंक्रोनस मोटर रेयरली यूज होती है, बहुत कम यूज की जाती है। तो आपके सिलेबस में एसी मोटर करके एक टॉपिक दिया गया है, तो एक सिंपल सी एसी मोटर के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको उसके बारे में पता होगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, फॉर एग्जाम्पल सीलिंग फैन, सीलिंग फैन मोटर। सीलिंग फैन मोटर आप लोगों ने कभी देखा है कि अपने घर में सीलिंग फैन में जो मोटर लगी होती है, कभी किसी ने उसको देखा हो, कहीं कभी फैन खराब हो गया हो, उसको उतारा गया हो तो आपने कुछ देखा हो, किसी ने देखा है सीलिंग फैन मोटर? अच्छा, किसी को ये पता है कि सीलिंग फैन की में जो मोटर लगी होती है उसमें एक कंडेंसर लगा होता है या कैपेसिटर लगा होता है, सुना है कभी? यस सर। सुना है यस ना? सर। वो कंडेंसर क्यों लगा होता है, कुछ आइडिया है इसके बारे में? सर वो पिकअप देने के लिए लगा होता है। पिकअप देने के लिए काम आता है, अच्छा। और कोई, एनीवन एल्स? ओके, तो सिंगल फेज मोटर की बात करते हैं। सिंगल फेज मोटर क्या होगी, आप देखिए हमारे पास कोई भी मशीन है तो उस मशीन में दो तरह के पार्ट होते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक पार्ट मशीन में क्या है, स्टेशनरी पार्ट। स्टेशनरी पार्ट मशीन का जो होगा उसको हम नाम क्या देंगे, स्टेटर। ये मैंने एक दिन बताया था आप लोग को, स्टेशनरी पार्ट ऑफ मोटर इज नोन एज द स्टेटर। एंड द rotating part of the machine is known as the rotor। ठीक है, स्टेशनरी पार्ट स्टेटर है, रोटेटिंग पार्ट रोटर है। और रोटेटिंग पार्ट में ही करंट की आवश्यकता है, क्योंकि जो रोटेटिंग पार्ट है वहां तक करंट का पहुंचना जरूरी है। और जब पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जब एक मैग्नेटिक फील्ड में होगा तभी एक फोर्स लग पाएगा, और उसी वे फोर्स की वजह से मोटर रोटेट करता है, जो बेसिक प्रिंसिपल है। तो हमें कंडक्टर तक करंट पहुंचाना है। अब जब हमको कंडक्टर तक करंट पहुंचाना है तो डीसी मोटर में करंट पहुंचाने के लिए हमने क्या किया है, रोटेटिंग पार्ट और फिक्स पार्ट को आपस में कनेक्ट किया था। कैसे कनेक्ट किया, कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट। हमने कहा कम्यूटेटर भी करंट कैरी कर सकता है, ब्रशेस भी करंट कैरी कर सकते हैं, लेकिन एक जो ब्रशेस वाला पार्ट है वो फिक्स रहेगा, जो कि रब करता रहेगा कम्यूटेटर के ऊपर, और कम्यूटेटर रोटेट करते जाएंगे और करंट का ट्रांसफर हो जाएगा कंडक्टर में, और कंडक्टर रखा मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर जाएगा, जो हमने एनिमेशन से देखा, समझ में आया। लेकिन अब हम यदि चाहते हैं कि हमारा जो रोटेटिंग पार्ट है और जो फिक्स पार्ट है वो आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके से कनेक्टेड ना हो, मतलब कनेक्ट उसमें कम्यूटेटर और ब्रश में जो हमने कनेक्शन दिया था उसकी वजह से हो सकता है कभी स्पार्किंग हो सकती है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि वो ब्रशेस जल्दी खराब हो जाए, क्योंकि रब कर रहे हैं कम्यूटेटर के ऊपर तो वो खराब हो सकते हैं। तो कहता है कि हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा कोई अरेंजमेंट ना हो जो कि
एक अरेंजमेंट दूसरे के ऊपर रब कर रहा हो, जस्ट लाइक कम्यूटेटर एंड ब्रशेस, और फिर भी हमारी मोटर चलती रहे। तो कहते हैं ऐसा अरेंजमेंट कुछ अगर आपको प्रोवाइड करना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इंडक्शन प्रिंसिपल। इंडक्शन प्रिंसिपल। तो कहता है इंडक्शन प्रिंसिपल क्या होता है, कहता है कि यदि आप ऐसा बोलते हो कि दिस इज दिस इज स्टेटर वाइंडिंग, मतलब जो मशीन का रुका हुआ पार्ट है, अगर ये स्टेटर पार्ट है मशीन का रुका हुआ पार्ट, अगर मैं इसको और क्लियरली ड्रॉ करना चाहूँ तो कहता है कि थ्री फेज मशीन जो है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है, सॉरी नॉट द थ्री फेज बल्कि सिंगल फेज, बस थ्री डायमेंशन पिक्चर जो कंस्ट्रक्शनल पिक्चर है इस तरह से आपको दिखाई देता है। और यहाँ से एक पार्ट निकल करके आता है जो कि रोटेटिंग पार्ट होता है। तो इस वाले पार्ट को आपने नाम देते हो रोटेटिंग पार्ट या फिर रोटर। दिस पार्ट इज गिवन द नेम एज द रोटर एंड दिस पार्ट इज द फिक्स पार्ट, सो इट इज नेम एज द स्टेटर। तो स्टेशनरी पार्ट इज स्टेटर। अब हमारे पास जो इसमें जो वायर्स आ रहे हैं, जिन वायर की हेल्प से इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, ये जो वायर कनेक्टेड है यहाँ पर करंट को इनपुट करेंगे आउटपुट में आएगा, वो वायर्स हमको इतना पता है कि दैट वायर शुड बी कनेक्टेड टू द स्टेशनरी पार्ट, यहाँ पे स्टेशनरी पार्ट में होना चाहिए। क्योंकि अगर हम जो जो वायर हम प्लग में लगाते हैं अगर हम उसको रोटेटिंग पार्ट या अंदर कहीं लगा देंगे तो मशीन वर्क नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमने वायर को डीसी मशीन के केस में जो वायर थे उनको फिक्स कार्बन ब्रशेस में लगाया हुआ था और वो कार्बन ब्रशेस रोटेटिंग पार्ट में करंट को ट्रांसफर कर रहे थे। अब यहाँ पर कहते हैं कि हमें इन वायर्स को फिक्स पार्ट पे लगाना है, लेकिन हम ब्रश कम्यूटेटर अरेंजमेंट को यूज़ नहीं करना चाहते। कहता है ठीक है, कैसे कर सकते हैं, कहता है ये जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग को हम नाम दे सकते हैं दिस इज स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग जो आपके पास स्टेशनरी पार्ट यहाँ पर है, इस स्टेशनरी पार्ट में अंदर की ओर कोई वाइंडिंग वगैरह लगी होती है, जिस मतलब वो करंट प्रोवाइड करने के लिए एक वाइंडिंग दी हुई है। उस वाइंडिंग को हमने कहा स्टेटर वाइंडिंग, और उस स्टेटर वाइंडिंग को हमने सर्किट में केवल ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, कंस्ट्रक्शनल पिक्चर शो नहीं किया। कहता है कि यहाँ पर सिंगल फेज अगर मोटर आपने डिज़ाइन करी है तो सोर्स भी क्या होगा, सिंगल फेज सप्लाई सोर्स होगा। सप्लाई वोल्टेज आप भी अप्लाई कर रहे हो, सिंगल फेज एसी सप्लाई सोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब कहता है कि इंडक्शन प्रिंसिपल को अगर मैं फॉलो करूं तो इंडक्शन प्रिंसिपल ऐसा बताता है कि जैसे ही इस वाइंडिंग में करंट का फ्लो होगा तो करंट फ्लो की वजह से यहाँ पर एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये प्रिंसिपल आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब इस वाइंडिंग में करंट फ्लो की वजह से फ्लक्स क्यों प्रोड्यूस होगा, कहता है वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन इंटू आई से यहाँ पर एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा तो वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और वो फ्लक्स ईजिली एयर में कहीं ना कहीं जा करके लिंक कर जाएगा। और इस चीज़ को हम ट्रांसफार्मर में भी देख चुके हैं, इस तरह से यहाँ पे फ्लक्स बन गया। अब ये जो फ्लक्स बन गया, इस फ्लक्स के नियर बाई इन्होंने दूसरी वाइंडिंग रख दी, जहाँ जिस रीजन में ये फ्लक्स आ रहा था उस रीजन में आकर के इन्होंने एक दूसरी वाइंडिंग लगा दी। और ये दोनों वाइंडिंग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, फिजिकल कोई कनेक्शन नहीं है इन दोनों के साथ, लेकिन यहाँ पर अगर ये वाइंडिंग है तो इस वाइंडिंग तक फ्लक्स पहुँच गया। दिस फ्लक्स इज रीचिंग टुवर्ड्स द वाइंडिंग, जैसे कि ट्रांसफार्मर में था। और जैसे ही यहाँ पे फ्लक्स पहुंचेगा तो ई यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे वाइंडिंग में रोटर साइड एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला माइनस एन, सेकेंडरी वाइंडिंग है तो एन टू डी फाइव बाई डी टी, और वो ईएमएफ यहाँ पर करंट का फ्लो प्रोवाइड कर देगा। अब कहता है ये जो प्रिंसिपल है, अब हमने यहाँ पर जो करंट यहाँ पे प्रोवाइड किया इस वायर के थ्रू, जो करंट यहाँ पर आ गया स्टेटर वाली वाइंडिंग में फ्लो कर रहा है, तो स्टेटर वाइंडिंग इंडक्शन प्रिंसिपल से रोटर में भी करंट को पहुंचा सकती है। और रोटर में जब करंट पहुंचेगा तो रोटर करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, उसकी वजह से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करने की अगर मैं कोशिश करूँ, कहता है कि जो मैंने स्टेटर की वाइंडिंग बनाई, मान लीजिए कि वो वाइंडिंग कुछ इस तरह से है स्टेटर की वाइंडिंग, और ये सप्लाई बाहर से ले रही है सोर्स से, सिंगल फेज सप्लाई यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर जैसे ही सप्लाई आए तो सप्लाई की करंट फ्लो की वजह से यहाँ पर एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, और वो फ्लक्स कुछ इस तरह से हुआ कि फ्लक्स यहाँ पर एयर में फ्लक्स आ गया, यहाँ फ्लक्स है इस वाले पार्ट में। और जहाँ पर फ्लक्स इंड्यूस हुआ
उसी पार्ट में आपने देखा कि यहाँ पर एक रोटेटिंग पार्ट को लाकर रोटर की वाइंडिंग को ला करके आपने रख दिया। अब ये रोटर की वाइंडिंग में जैसे ही फ्लक्स पहुंचा तो यहाँ पर रोटर वाइंडिंग जो है वो करंट कैरिंग हो गई, मतलब फ्लक्स है तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ है तो वहाँ पर करंट पहुंच गया। अब रोटर वाइंडिंग में जैसे ही करंट पहुंचेगा तो ये अपना प्रिंसिपल फॉलो करेगा और उसकी वजह से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। हमें हमारा पर्पस था रोटर तक करंट को पहुंचाना, तो दिस इज द स्टेटर वाइंडिंग and this one is the rotor winding। और इसी को मैंने सिंपल डायग्राम में जब ड्रॉ किया तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया, इलेक्ट्रिकल सर्किट वाले पार्ट पे ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से इस अरेंजमेंट की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पर हमने इंडक्शन प्रिंसिपल को फॉलो किया और इंडक्शन प्रिंसिपल की हेल्प से हमने स्टेशनरी पार्ट स्टेटर की करंट को रोटर साइड रोटेटिंग पार्ट की वाइंडिंग में करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमने यूज किया, इंडक्शन प्रिंसिपल यूज किया, तो इसलिए इस मोटर को नाम दिया गया इंडक्शन मोटर। अब सप्लाई जो है वो हम सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो इस मोटर का नाम हो गया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई या अभी तक कोई डाउट है इसमें किसी को भी, एनीवन? नहीं समझ में आया जो मैंने बताया? विकास, पूरन, नो वन इज लिसनिंग मी? Yes, sir. क्लियर है इतनी बात? पूरन? Yes, sir. तो अगर यहाँ पर मैं बेसिक ये बताना चाहता हूँ कि डीसी और इंडक्शन मोटर में फ़र्क ही क्या था। वो फ़र्क ये था कि हमें स्टेशनरी पार्ट से रोटेटिंग पार्ट में करंट को प्रोवाइड करने का जो मेथड था, यहाँ पर जो मेथड अडॉप्ट किया गया, यहाँ पर हमने कोई कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट यूज़ नहीं किया। सिंपल सप्लाई में इंडक्शन इफेक्ट को फॉलो किया, उस इंडक्शन प्रिंसिपल से हमने सप्लाई को आगे ट्रांसफर कर दिया स्टेशनरी पार्ट से रोटेटिंग पार्ट में। अब आप बोलोगे सर ये डीसी में भी तो कर सकते थे, डीसी में क्यों नहीं कर रहे हैं? यही चेंज है। एसी मोटर जो है, क्योंकि ईएमएफ जब इंड्यूस होगा तो हमने ट्रांसफार्मर में भी देखा था कि ट्रांसफार्मर कभी डीसी पे वर्क नहीं करता, ट्रांसफार्मर एसी पे वर्क करता है। क्यों? क्योंकि E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी में अगर मैं सब वोल्टेज सप्लाई डीसी दूंगा तो करंट जो कांस्टेंट वैल्यू का होगा प्लस कांस्टेंट वैल्यू का होगा, डी डी टी ऑफ कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। इसी सेम प्रिंसिपल को डीसी मोटर के लिए अप्लाई करने की कोशिश की गई। यहाँ पर सप्लाई अगर डीसी दी गई तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो ईएमएफ हो गया जीरो, क्योंकि डी डी टी ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इट बिकम जीरो। जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो गया तो रोटर वाइंडिंग में करंट ही नहीं पहुंची, करंट नहीं पहुंची तो रोटेट नहीं कर रही थी। तो डीसी वाले केस में हमको वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट प्रोवाइड करना पड़ा। लेकिन एसी वाले केस में हमें हमारे पास ये रूल है, तो यहाँ पे इसको हमने यूज़ किया और मोटर को ऑपरेट किया। इतना अरेंजमेंट करने के बाद जब हमने सप्लाई दिया और रोटर को जब उम्मीद करी कि मोटर का जो रोटेटिंग पार्ट है वो रोटेट करेगा, लेकिन वो रोटर रोटेट नहीं कर रहा था, रोटर फिर भी रुका हुआ है। अब रोटर जो रुका हुआ है वो क्यों रुका हुआ है उसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, जब आप, मैं लिख देता हूँ, एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, व्हेन सिंगल फेज सप्लाई is provided to single phase induction motor is provided to stator winding of single phase induction motor by induction motor, then a pulsating magnetic field is produced. When a single phase supply is provided to stator winding of single phase induction motor, then a pulsating magnetic field is produced. Pulsating magnetic field, pulsating magnetic field क्या होती है? pulsating magnetic field का मतलब the field which build up in the one direction। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टाइम ले लेता हूँ या ओमेगा टी ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फील्ड।
field मतलब magnetic field. It builds up in the one direction, then it comes to zero, then it builds up in the opposite direction, then come to zero, then it again builds up in the positive direction, again comes to zero, and like sinusoidal curve वाली फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी. तो कहता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे ओमेगा टी ले लूँ तो ये जीरो, ये हो जाएगा पाई, दिस विल बी 2 पाई, दिस विल बी 3 पाई. तो इस कंडीशन में एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है. पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब द फील्ड विच इज हैविंग अ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव वैल्यू, देन जीरो, देन नेगेटिव वैल्यू, अगेन जीरो. इस तरह के अल्टरनेटिंग नेचर की फील्ड, ऐसी फील्ड बनेगी, सबको पता है, क्योंकि हमने सप्लाई सिंगल फेस दी है, सिंगल फेस सप्लाई दी है, तो सिंगल सप्लाई का जो नेचर होता है वही फील्ड का नेचर हो गया. अब इस कंडीशन में क्या हुआ? नाउ द पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, pulsating magnetic field produces two torques in opposite direction, and net torque becomes zero. अब इसमें क्या हो रहा है? जो आपके पास पॉजिटिव फील्ड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, जो नेगेटिव फील्ड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, और दोनों ही फील्ड इक्वल हैं, दोनों ही फील्ड इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में. तो अगर मैं इस एक फैन की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि एक फैन है, इस फैन में जो मोटर लगी हुई है वो कुछ इस तरह से है. जैसे ही आपने इसमें सप्लाई प्रोवाइड किया, तो सप्लाई प्रोवाइड करते ही इसमें एक फील्ड मिला जो चाहता है कि ये फैन आपका इस डायरेक्शन में रोटेट करे, और दूसरा जो आपके पास फील्ड, जो नेगेटिव फील्ड है, वो क्या चाहती है? वो चाहता है कि ये मोटर इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करे, यहाँ पर रोटेट करे. It means the torque, one torque is in this direction and another torque is in the opposite direction to this one. तो यहाँ पर अगर इसको मैं फॉरवर्ड टॉर्क बोलता हूँ और इस वाले को मैं बैकवर्ड टॉर्क बोलूँ, तो टी बी विल बिकम इक्वल टू टी एफ, द फॉरवर्ड टॉर्क विल बिकम इक्वल टू द बैकवर्ड टॉर्क. इस कंडीशन में आपका फैन रोटेट ही नहीं करेगा, अपनी जगह रुका हुआ रहेगा. और इसको रोटेट आप कर सकते हैं अगर आप किसी भी एक डायरेक्शन में फैन को एक स्पीड प्रोवाइड कर दें, तो फैन उस डायरेक्शन में धीरे धीरे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा. तो जब आपके फैन का कंडेंसर खराब हो जाता है, तो आपके फैन की स्पीड डिस्टर्ब हो जाती है. जब कंडेंसर पुराना हो गया, खराब हो गया, तो फैन की स्पीड डिस्टर्ब हो जाती है. फैन या तो हाई स्पीड से रोटेट करेगा, या हो सकता है धीरे उसकी स्पीड कम होती जाए, लो स्पीड से रोटेट करे, क्योंकि अब टॉर्क जो है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है. इसलिए हम एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फैन को रोटेट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कंडेंसर को यूज़ करते हैं, और कंडेंसर जो यूज़ किया जाता है वो क्या करता है? वो फैन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देता है. वो कैसे करता है? अब कहता है कि अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का. कहता है इफ दिस इज अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, वी आर कनेक्टेड ए वोल्टेज हेयर वी, single phase supply voltage is connected here, then it will have a winding, it will have a auxiliary winding. This is the stator part, ये स्टेटर है, और स्टेटर में एक दूसरी वाइंडिंग यहाँ बना दी जाती है, एंड दिस इज द मेन वाइंडिंग बेसिकली. दिस वन इज द auxiliary winding, and this winding is the main winding. And in between this is the stator winding. Auxiliary and main winding are the part of the stator winding. मैं लिख देता हूँ. This is the stator winding. It is having two parts: auxiliary winding and main winding. And this is our rotor somewhere here, and it is having the rotor winding. And this is the special part which is known as a condenser. This is the capacitor. अब एक कैपेसिटर क्या करता है? बेसिकली कैपेसिटर क्या करता है, यहाँ पर
दो फील्ड को एक ऐसी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जिससे कि वो एक 90 डिग्री के एंगल पे कट करे। अगर मैंने यहाँ पे देखिए दो वाइंडिंग ड्रॉ करी है, स्टेटर की वाइंडिंग को दो पार्ट में ड्रॉ किया, तो जो यहाँ पर वाइंडिंग है इस वाली वाइंडिंग की वजह से एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और जो यहाँ पर वाइंडिंग है उसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द मेन वाइंडिंग एंड द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द आर्मेचर वाइंडिंग, it should cut each other by an angle of 90 degree, and this comes into the existence because of this use of this condenser along with this motor। तो कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर की प्रॉपर्टी या कैपेसिटर की प्रॉपर्टी हमको पहले से ही पता है कि ये करंट को लीडिंग लेकर के जाता है। जब कैपेसिटर करंट को लीडिंग डायरेक्शन में लेकर के जाएगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक एंगल क्रिएट होगा, एंड दिस एंगल थीटा must be equal to 90 degree in order to create a rotating magnetic field, and this rotating magnetic field will rotate the fan। दिस इज द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। वैसे ये सिलेबस में आपके एग्जाम में आने के सबसे कम चांसेस हैं। इस यूनिट में जो एसी मशीन है वो बहुत ही रेयरली पेपर में आता है, क्योंकि इतने कम टाइम में हम पूरे मशीन को समझा नहीं सकते, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो मैं इसको बताना जरूर चाहूँगा। एक बार फिर से स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो। एसी मशीन जो सीलिंग फैन की मोटर है उसके दो पार्ट, स्टेशनरी पार्ट और रोटेटिंग पार्ट, स्टेटर रोटर। यहाँ पर करंट को ट्रांसफर करने के लिए हमने इंडक्शन प्रिंसिपल का यूज़ किया हुआ है, जिसमें दो वाइंडिंग एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, बट दे आर ट्रांसफरिंग द करंट फ्रॉम वन पार्ट टू अदर, फ्रॉम स्टेटर टू द रोटर। ये उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से। अब हमने कहा कि सप्लाई देने के बाद भी मोटर रोटेट नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि हमने कहा जैसे हमने सप्लाई दिया तो वहाँ पर एक अल्टरनेटिंग नेचर की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, जिसको पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया गया। और ये मैग्नेटिक फील्ड जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो एक जो पॉजिटिव फील्ड है वो पॉजिटिव टॉर्क बना रहा है, जो नेगेटिव फील्ड है वो नेगेटिव टॉर्क बना रहा है। जो पॉजिटिव टॉर्क है उसको हमने फॉरवर्ड टॉर्क का नाम दिया, जो नेगेटिव टॉर्क है हमने उसको बैकवर्ड टॉर्क का नाम दिया। मतलब फैन पे दो दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेट फोर्स हो जा रहा है जीरो, अपना फैन रोटेट ही नहीं कर रहा है। इसको आप अगर फिजिकली देखना चाहते हैं तो कंडेंसर को आप हटा करके अगर आप देखें तो आपकी मोटर फैन जो है वो रोटेट नहीं करेगा, और वो एक डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, उतना ही फोर्स से वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। ऐसा होता है। फिर कहता है कि हम क्या करें कि फ़ैन रोटेट करें। कहता है अगर हम चाहते हैं कि फ़ैन रोटेशन में आ जाए तो एक कंडेंसर को हमें यूज़ करना पड़ेगा। कंडेंसर मीन्स द कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करेगा? कैपेसिटर करंट को लीडिंग लेकर के जाएगा। यहाँ पर हमने अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज किया, स्टेटर वाइंडिंग को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसके साथ हमने कैपेसिटर लगा दिया। जैसे ही हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर लगाया तो हमारे पास एयर में दो मैग्नेटिक फील्ड मिली, और वो दो मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के साथ एयर में इंटरेक्ट कर रही हैं, एक में केवल इंडक्टर है तो इंडक्टर करंट को लैग कर रहा है, उसका एक डायरेक्शन है, और कैपेसिटर करंट को लीड कर रहा है। तो इट मीन्स कि करंट, दोनों करंट के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल होगा, दोनों फ्लक्स के बीच में एक एंगल होगा। अगर वो फ्लक्स का एंगल जो है वो 90 डिग्री क्रिएट हो जाता है तो उसी कंडीशन पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है तो वो फैन को भी रोटेट कर देगी। दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। एक बार इसको देख करके रिवाइज जरूर करिएगा तो आपको थोड़ा और बेटर समझ में आ जाएगा। तो इस पार्ट पे अगर किसी को डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस पार्ट यू मे आस्क प्लीज। एनीवन? टॉपिक से के अलावा भी अगर आपको फैन मोटर या इन सब चीज़ों को लेकर कोई डाउट अगर है तो आप ऐसे ही पूछ सकते हैं, नो इशू। तो ऐसा मान सकता हूँ कि समझ में आ गया आपको ये वाला पार्ट? यस सर। ओके बेटा, तो यूनिट 4 हमारी कंप्लीट हो गई है। सिंगल एसी मशीन बहुत कम कुछ आता है, लेकिन फिर भी एक बार खुद दिमाग में रखिएगा, शायद कोई सिंपल क्वेश्चन पूछे। सिंपल क्वेश्चन मतलब अपने यहाँ तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सीलिंग फैन में कौन सी मोटर यूज हो रही है, और कंडेंसर क्यों लगाया जाता है, मोटर को रोटेट करने के लिए लगाया जाता है, क्या करने के लिए, इस तरह सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। और अब हम द लास्ट यूनिट इज द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, which is the in which we will cover the number system, we will cover the semiconductor material, we will cover the diode and IV characteristics and all these things। तो अभी आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है ये कि अभी जो आज हमारी लैब होगी, जो कि लैब आज 2 बजे से शायद लैब है ना,
तो 2 बजे से जो हमारी लैब होगी उस लैब में आप सभी लोग प्रेजेंट हो जाइएगा, क्योंकि उस लैब में मैं जो पार्ट स्टार्ट करूँगा वो यूनिट 5 का पार्ट होगा, वो डायोड का पार्ट होगा। इसमें मैं सेमीकंडक्टर को स्टार्ट करूँगा और उस सेमीकंडक्टर वाले पार्ट को जो लैब में भी है और हमारे थ्योरेटिकल वाले पार्ट में भी है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि लैब का जो स्टार्टिंग पार्ट होगा वो एक थ्योरेटिकल क्लास होगी। इसमें मैं सेमीकंडक्टर और डायोड की वर्किंग को एक्सप्लेन करूँगा और जो हमारे थ्योरी पार्ट का सब्जेक्ट के पार्ट को कवर करेगा, और इसके बाद लैब में किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसको मैं करूँगा। तो डेफिनेटली जो पार्ट मैं आज लैब में कवर करूँगा उसको मैं थ्योरी क्लास में दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मानते हुए आप लोग आज आज की 2 बजे से जो लैब है उसको ज़रूर अटेंड करिएगा, वो लैब मैं ही लूँगा, ठीक है। तो उसी टाइम पे हम इन दोनों पार्ट को डिस्कस कर लेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट को। और सिलेबस देख करके आप सब समझ गए होंगे कि नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, कॉम्प्लीमेंट वगैरह ये सारे आप लोगों ने 12th में पढ़े हैं। क्या कोई ऐसा है जिसने 12th में ये नहीं पढ़ा है नंबर सिस्टम? इज देयर एनीवन हु डोंट नो अबाउट द नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल? सभी को आते हैं? बोलते नहीं हो आप लोग, हैं? Yes, sir. ओके, पूरन ने तो बोल दिया। जतन, जतन नागपाल, आर यू देयर लिसनिंग मी? आदित्य सिंह? यस सर। अच्छा, जतन आपने पढ़ा है, नंबर सिस्टम पढ़ा यस हुआ है? ओके, तो नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन होता है बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले? सर, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा एक मुझे। बार रिवाइज मतलब पढ़ा हुआ है आपने, मतलब उसको मैं रिवाइज करा दूंगा। मैं ये मान सकता हूँ कि बेसिक नॉलेज है आपके पास, ये मान सकता हूँ, है ना। तो और भी जितने भी लोग हैं, जैसे प्रांजल है अपने पास क्लास में और आदित्य, है ना। तो आई थिंक आप लोग सभी लोगों ने नंबर सिस्टम को जरूर पढ़ा होगा 12th में। तो नंबर सिस्टम वाले, यस सर। ओके बेटा, तो इसको आप सिंपल रिवाइज कर लीजिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि नंबर सिस्टम में डेफिनेटली कन्वर्जन ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस अभी नंबर सिस्टम वाले पार्ट को मैं नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट 5 का जो सेकेंड पार्ट है, जो कि यहाँ पर सेमी कंडक्टर वाला पार्ट है, उसको मैं स्टार्ट करूँगा। और ये भी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, एन टाइप, पी टाइप, डायोड, आई वी कैरेक्टरिस्टिक और बीजेटी वगैरह सब आपने पढ़ा हुआ। लेकिन इसको मैं स्टार्ट पहले करना चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी पड़ेगी एडवांस लेवल पर भी इसमें। तो इसको लैब में करा के आगे मूव करेंगे और देन द लास्ट क्लासेस विल कवर द नंबर सिस्टम पार्ट। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास को कंप्लीट करना चाहूँगा और हम लोग लैब में 2 बजे वापस मिलते हैं। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। Thank you, sir. थैंक यू।